Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. प्लूरल इफ्यूजन, यह एक वर्ड है। प्लूरा मतलब प्लूरल लेयर। इफ्यूजन, इफ्यूजन का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी में किसी टिश्यू स्पेस में, किसी कैविटी में जब अबनॉर्मल वाटर का या फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है तो उसको हम इफ्यूजन बोलते हैं। अगेन रिपीट कर रहे हैं, जब हमारे बॉडी में किसी भी स्पेस में, किसी टिश्यू स्पेस में, किसी कैविटी में जब जरूरत से ज़्यादा वहाँ फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है तब उसको हम इफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कभी सुनते होंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिटोनियल इफ्यूजन, और यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन। पहले बात करते हैं प्लूरा क्या होता है। तो प्लूरा जो होता है एक कवरिंग है जो लंग्स को कवर करता है। जहाँ की आप स्ट्रक्चर में यहाँ देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में ये थोरेसिक वाल हो गया, यहाँ पर प्लूरा लेयर है, ये लंग्स है, यहाँ पे नीचे डायफ्राम है, यहाँ मेडियास्टिनम है, यह ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस है ना। तो ये जो देख रहे हैं थोरेसिक वाल, थोरेसिक वाल के बाद ये अंदर में हो गया ये आपका प्लूरा लेयर। The pleura is a serous membrane type of serous membrane covered to या present between thoracic wall and lungs। क्या समझ को, प्लूरा is a serous membrane present between thoracic wall and lungs। ये दोनों के बीच में जो लेयर होता है इसको बोलते हैं प्लूरा। ये प्लूरा दो तरह के लेयर से बने होते हैं, आउटर में पेराइटल लेयर, अंदर में विसरल लेयर। जो पेराइटल लेयर जो होता है वो आउटर की तरफ होता है, तो बाहर की ये जो देख रहे हैं ना ये वाला, ये पेराइटल लेयर हो गया, तो इसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। तो पेराइटल प्लूरा अटैच किससे रहता है, तो थोरेसिक वाल से, डायफ्राम से, मेडियास्टिनम से। तो पेराइटल प्लूरा ये तीन पार्ट से ये अटैच रहता है, थोरेसिक वाल से, डायफ्राम से और मेडियास्टिनम से। तो पेराइटल प्लूरा अटैच विथ थोरेसिक वाल। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बारे में। तो विसरल प्लूरा जो देख रहे हैं, विसरल प्लूरा ये अटैच रहता है अल्वेओलाई से। तो विसरल प्लूरा अटैच विथ अल्वेओलाई और पेराइटल प्लूरा अटैच विथ थोरेसिक वाल। दोनों के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। इस पेराइटल लेयर और विसरल के बीच में कुछ फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इधर भी होता है, सेम इधर भी है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो फ्लूइड होता है ना इसमें, इस फ्लूइड क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। तो यानी कि ये लंग्स में, थोरेसिक वाल और लंग्स के बीच में कुछ दो लेयर हुआ, पेराइटल लेयर बोलते हैं और दूसरा विसरल लेयर। दोनों के जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड लगभग होता है 10 ml से 15 ml। नॉर्मल में ये फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, 10 to 15 ml। 10 से 15 ml ये फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, ये फ्लूइड कैसा होता है, ये थोड़ा विस्कस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, विस्कस होता है। इस फ्लूइड का काम क्या है, इस फ्लूइड का काम है कि पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में लुब्रिकेशन करना। तो लुब्रिकेशन करने से फायदा क्या है, तो जब थोरेसिक और लंग्स जब दोनों जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड करता है, थोरेक्स भी एक्सपेंड करता है। तो ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना लगे, इंजुरी ना हो, इस इंजुरी से बचने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ कुछ फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है कि अल्वेओलाई और थोरेसिक वाल के बीच में फ्रिक्शन को रोकता है, दोनों को इंजुरी से बचाता है। यानी इसका काम क्या हो गया, द प्रिवेंट फ्रिक्शनल इंजुरी फ्रॉम बिटवीन अल्वेओलाई एंड थोरेसिक वाल। दोनों के बीच क्या करता है, ये फ्रिक्शन से बचाता है ये। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है, किसका, प्लूरल फ्लूइड का। अब बात करते हैं कि जब इसी फ्लूइड का अमाउंट जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब इसी को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। इफ द अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड मोर देन नॉर्मल नोन एज इफ्यूजन।
यानी इसमें जब फ्लूइड का अमाउंट जो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये टाइप भी होता है या इफ्यूजन दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन और दूसरा होता है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। Exudative effusion. There are two types of effusion. One is the transudative effusion, second is the exudative effusion. Transudative effusion किसको बोलते हैं कि जब यहाँ visceral layer में या blood vessels में किसी भी तरह का डायलेटेशन नहीं होता है तो बिना डायलेटेशन का जब एक्सेस फ्लूइड का अमाउंट जब बढ़ता है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। दूसरा क्या होता है, जब यहाँ पे वेसल के डायलेटेशन के बाद जब यहाँ पे इफ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में ब्लड वेसल डायलेट नहीं करता है, एक्सुडेटिव इफ्यूजन में ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है। तो ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में क्या होता है कि ब्लड वेसल के डायलेटेशन नहीं होने से यहाँ पर क्या जमा हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि अगर एक्सुडेटिव फ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल के डायलेटेशन होने के कारण यहाँ पे प्रोटीन WBC ब्लड सेल भी डिपोजिशन हो जाता है। तो दो तरह के हो गया। अब ट्रांसुडेटिव फ्यूजन क्या बोले हैं कि इसमें ब्लड वेसल डायलेट नहीं करता है, तो बिना डायलेट का यहाँ पर इफ्यूजन होता है। यहाँ पे कब, तो इस केस में क्या क्या हो सकता है इसमें, सबसे पहला है इसमें रीनल डिजीज। रीनल डिजीज में क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी का किसी प्रॉब्लम के कारण प्रोटीन जब लॉस करता है तो बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीज करने के कारण यहाँ पर एक्सेस वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है कैविटी में। पहला ये होता है। दूसरा होता है यूरेमिया। यूरिया का लेवल बढ़ जाने के कारण जो इंटेस्टिशियल स्पेस, जो यहाँ पर जो स्पेस होता है ना, प्लूरल स्पेस, इसमें यूरिया का डिपोजिशन हो जाता है और पानी को ज़्यादा होल्ड करता है। थर्ड, साल्ट रिटेंशन। बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ जाने से सोडियम यहाँ पर होल्ड करेगा और ये पानी को अपने साथ होल्ड करता है। यह भी आपका आता है ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में। नेक्स्ट आते हैं लीवर डिजीज। लीवर डिजीज के कारण अल्बुमिन की कमी हो जाती है। अल्बुमिन की कमी होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करता है और इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, पानी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। ये जितने कारण देखे ये सब क्या थे, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन के कारण। दूसरा करते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन। एक्सुडेटिव इफ्यूजन किसको बोलते हैं कि जब यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट कर करके जब इफ्यूजन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन। अब एक्सुडेटिव इफ्यूजन में कैसे हो सकते हैं, तो ब्लड वेसल डायलेट क्यों करता है, इंजुरी के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, या तो चेस्ट इंजुरी होता है तब उसमें अब यहाँ पर एक्सुडेशन होता है, एक्सुडेटिव इफ्यूजन होता है। नंबर 2, प्लूरिसी या प्लूराइटिस होने के कारण यहाँ पर एक्सुडेटिव इफ्यूजन होता है। रिब्स फ्रैक्चर के कारण भी यहाँ पर एक्सुडेटिव इफ्यूजन होता है। निमोनिया के कारण, निमोनिया में क्या होता है, चूंकि अल्विलाई में इन्फ्लामेशन होता है, अल्विलाई के इन्फ्लामेशन होने से क्या होगा, विसरल लेयर में इन्फ्लामेशन होता है और इसके कारण यहाँ पे इफ्यूजन मिलता है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस। लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस होने के कारण भी यहाँ पर इफ्यूजन मिलता है। तो जितना आप कारण देखिए, या फिर ARDS है, इसमें भी इन्फेक्शन होने के कारण भी इफ्यूजन मिलता है। तो इफ्यूजन के कारण क्या देखें यहाँ पे, एक्सुडेटिव इफ्यूजन का कारण क्या हुआ कि जब इंटरनल किसी इन्फ्लामेशन के कारण जब यहाँ पे इफ्यूजन होता है तो उसको हम लोग एक्सुडेटिव इफ्यूजन बोलते हैं। तो यह दो तरह के मिले आपको इफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी देख लिए, इटियोलॉजी भी साथ साथ देख लिए किस किस कारण से इफ्यूजन होने का चांसेस होता है। अब बात करते हैं सिम्टम पे। इफ्यूजन होने से क्या होगा, पेशेंट्स में चेस्ट पेन होगा, स्टोनी हार्डनेस हो जाता है चेस्ट, आप देखेंगे टच करके तो स्टोनी हार्ड मिलता है, और प्लस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा, डिजनिया होगा, शॉर्ट ब्रीदिंग होगी पेशेंट को। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसके साथ पेशेंट को फीवर भी आता है, एनोरेक्सिया, फीवर, ये सब भी इसमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन साउंड स्केट क्या होते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रॉपर पेशेंट एक्सपेंशन नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर
फ्लूइड का एक्युमुलेशन है, ये इसके मिलते हैं इसमें आपको सिम्टम में। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। प्लूरिसी होने से क्या होगा कि अल्विलाई में कंप्रेशन होगा तो लंग्स कोलैप्स कर सकता है, और इसके साथ साथ हो सकता है पल्मोनरी ओडिमा हो सकता है, पायोथोरैक्स भी होने की चांस हो सकता है, या फिर न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है कि इसमें एयर का एक्युमुलेशन हो जाने को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, और जब पस बन जाता है तो इसको हम पायोथोरैक्स बोलते हैं। तो इस तरह से यह भी टेंडेंसी हो सकता है। और ट्रांसुडेटिव को तो हम एक तरह से हाइड्रोथोरैक्स भी बोलते हैं। ट्रांसुडेटिव फ्यूजन को हम लोग हाइड्रोथोरैक्स के भी नाम से जानते हैं। यह इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बात करते हैं, और कभी कभी इसके कारण जो होता है वह एसाइटिस भी देखने को मिलता है और पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी मिलता है, क्योंकि चूंकि ये भी तो अटैच है ना, इधर हार्ट से अटैच है, हार्ट के पेराइटल लेयर से अटैच है, नीचे में आपका पेरिटोनियम के पेराइटल लेयर से अटैच है। तो हो सकता है कि इसका अगर एक्युमुलेशन ज़्यादा हुआ, इन्फ्लामेशन अगर हुआ, तो इसके कारण क्या होता है कि पेरिकार्डियम इफ्यूजन या पेरिटोनियल इफ्यूजन भी देखने को मिलता है। यह हुआ आपको क्या, इसमें कॉजेज इसके हो गए। अब बात करते हैं इसके हम लोग इन्वेस्टिगेशन में। तो प्लूरल इफ्यूजन का इन्वेस्टिगेशन क्या है, सबसे पहला है चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। चेस्ट एक्सरे जब कराएंगे हम, तो चेस्ट एक्सरे में क्या मिलता है, जब चेस्ट एक्सरे का स्लाइड देखेंगे तो स्लाइड पे क्या मिलेगा आपको, चेस्ट एक्सरे का प्लेट पर जैसे प्लेट देखते हैं तो इस तरह से आपको प्लेट मिलेगा। यहाँ पे ट्रैकिया के शैडो होते हैं, यहाँ हार्ट का शैडो होता है। तो आपको यहाँ पे क्या होता है ना कि इसको आप सीपी एंगल बोलते हैं, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बोलते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन के केस में ये नहीं मिलेगा, ये अब्सेंट हो जाएगी, ये व्हाइट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, ये जो केज जो देखते हैं ना, कोस्टल केज, जो नॉर्मल में यहाँ पर रिब्स का फिगर आता है, शैडो आता है, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन में ये शैडो जो होता है ना, ये गायब हो जाती है, ये उजला हो जाता है। तो दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ होगा तो दोनों तरफ ऐसा हो सकता है। यानी अगर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रांस ओपेसिटी आपको ज़्यादा मिलेगा, और जो लंग्स का एरिया है ना वो घट जाता है। तो आपको जो है ना, जो ब्लैकिश शैडो होता है वो घट जाएगी, और उसकी जगह व्हाइटिश शैडो का मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो एक्सरे प्लेट पे देखने पे क्लियर पता चल जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम लोग चेस्ट का यूएसजी कराते हैं। यूएसजी से फायदा क्या होगा कि इसमें कौन से फ्यूजन है, ट्रांसुडेटिव है, एक्सुडेटिव है, यह अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग जाता है। प्लस ये भी पता लग जाता है कि इसका अमाउंट कितना है, क्योंकि इससे फ्लूइड का अमाउंट एक्सेस हो जाता है ना, तो ये हमें अल्ट्रासोनोग्राफी और चेस्ट से पता लग जाता है। इसके बाद अगला हम लोग कराते हैं HRCT कराते हैं, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। HRCT में क्या होता है कि यहाँ पे हम जब देखते हैं पेशेंट का, तो HRCT में यहाँ पे फ्यूजन आवेगा, कितना अमाउंट फ्लूइड का है वो भी मिलेगा, लंग्स कितने कोलैप्स कर रहे हैं ये भी पता चल जाता है। अगला इन्वेस्टिगेशन होता है बायोप्सी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का बायोप्सी करने पे ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव का पता लग जाता है। और प्लस इसके कारण क्या होता है ना, कभी कभी मैनेजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि चेस्ट का जो थोरेसिक प्रेशर जो होता है ना, यह एस्पायरेशन करने से डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद इसका हम लोग प्लूरल फ्लूइड का ग्राम स्टेन करके देखेंगे, उसका हम जेडल स्टेन करके देखेंगे। हो सकता है टीबी के कारण भी फ्यूजन होता है, तो इसका ग्राम स्टेन ऑफ फ्यूजन या प्लूरल फ्लूइड एंड जेडल स्टेन ऑफ प्लूरल फ्लूइड ये करके देखेंगे। जैसा रिपोर्ट होगा उसके अनुसार फिर मेडिसिन किया जाता है। अगला होता है इसका TLC कराएंगे, बढ़ा मिल सकता है, DLC में न्यूट्रोफिलिया या मोनोसाइटोसिस मिल सकता है, वो तो डिपेंड करता है कॉज पे। अब बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड का हम एग्जामिनेशन जब करेंगे, तो अगर बैक्टीरियल कंडीशन अगर इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे प्रोटीन मिलेगा आपको। अगर बाय द वे ट्रांसुडेटिव होगा तो उसमें सिर्फ आपको सोडियम भरे हुए मिलेंगे, बाकी प्रोटीन और सेल नहीं मिलता है। तो प्लूरल फ्लूइड का भी एग्जामिनेशन करके हम लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो पहला मैनेजमेंट है कि इसका हम लोग फ्यूजन को फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सपायरेट कर लेते हैं। अगर फ्लूइड बार बार बनता है तो ड्रेन ट्यूब लगा कर कंटिन्यू उसमें छोड़ देते हैं, फ्लूइड को निकलने देते हैं। तो इस सब लोग करके देख सकते हैं, ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर इंजुरी है तो इंजुरी से प्रोटेक्ट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं। लीवर का डिजॉर्डर है, लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। प्रोटीन को हम लोग उसमें क्या करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं पेशेंट को, अल्बुमिन इन्फ्यूजन करते हैं।
प्लस जैसा सिम्टम होता है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। अगर निमोनिया है तो निमोनिया का ट्रीटमेंट करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि तो बहुत सारे डिजीज का कॉज हो जाता है ना ये प्लूरल फ्यूजन, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज के अनुसार इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन। इसके लिए हम लोग अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार इसमें दवा चलाते हैं, फिर भी इसमें हम लोग एपिसमेल, बेलाडोना, ब्राउनिया, एंटिमटार इस ग्रुप के मेडिसिन चलाते हैं, और बाकी हम सिम्टोमेटिकली और डायग्नोसिस के अनुसार दवा चलाते हैं। ये था मेरा प्लूरल फ्यूजन। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।